Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel ज्ञानोदय द साइंटिफिक एजुकेशन पॉइंट। कल के लेक्चर में हमने बात की थी सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन के बेसिक पॉइंट्स की कि सॉइल इरोजन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इन द सेंस कि दो तरीके का ये होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। मैंने आर्टिफिशियल वर्ड यूज किया था, बुक्स के अंदर आपको एक्सेलरेटेड मिलेगा, त्वरित। ठीक है, नेचुरल और त्वरित, ये नेचुरल और एक्सेलरेटेड दो तरीके का होता है। फिर हमने बात की थी फैक्टर्स कौन कौन से जो इसको गवर्न करते हैं, इरोजन किन कारणों से होता है। तो हमने बात की थी हवा के द्वारा और पानी के द्वारा। ये दो ऐसी चीजें थी जो सबसे ज्यादा इरोजन को कैरी आउट कर रही थी। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, हम पढ़ते हैं पहले इरोजन बाय वाटर। ठीक है, तो इसको हम एक शब्द में बोल दें, वाटर इरोजन, जल द्वारा क्षरण या जल क्षरण। तो बेसिक डेफिनेशन तो वही हो जाएगी कि रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वाटर इज कॉल्ड वाटर इरोजन। जल के द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, जल द्वारा क्षरण कहलाता है। डन, तो ये डेफिनेशन हो गई। फिर ये आपके आ जाता है प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स। टाइप्स इसके कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके टाइप्स हैं आपके, सबसे पहला जो इसके अंदर आ जाता है वो होता है आपके बौछार क्षरण, बौछार स्प्लैश, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, बौछार क्षरण। बौछार क्या होता है, बारिश की बूंद होती है। बारिश की बूंद जब किसी जमीन पर पड़ती है, सपोज ये है आपके जमीन, सॉइल। ठीक है, जब आपके ये बारिश की बूंद आपके जमीन के ऊपर गिर रही है, तो आपने देखा होगा कि ना क्या होता है, जैसे ही ये बूंद इस जगह पे आई तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉइल पार्टिकल अपनी जगह से हटकर दूर चले गए। ठीक है, जब बारिश की बूंद जमीन की सरफेस पे टच हुई तो उस सरफेस पे क्या हुआ, उसने जितना वॉल्यूम का वो वाटर ड्रॉपलेट है उतने वॉल्यूम का उसने सॉइल को क्या किया, वहां से डिस्प्लेस कर दिया। वहां से ये सॉइल पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए, डिस्प्लेस होके दूसरी ओर चले गए। तो ये क्या हुआ, इरोजन हो गया। रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल, ट्रांसफर ऑफ सॉइल पार्टिकल, मृदा कणों का अपनी जगह से हट जाना, क्षरण कहलाता है। तो ये सबसे माइन्यूट फॉर्म है इसका जल क्षरण का। ठीक है, तो ये है आपके सबसे पहला टाइप होता है बौछार क्षरण या स्प्लैश क्षरण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है शीट। शीट को बोलते हैं परत, परत या शीट इरोजन, परत या शीट इरोजन। ये क्या होता है, अब जब पानी शुरुआत में बारिश धीमे होती है, अब क्या हुआ, बारिश तेज होने लगी या पानी इस जगह से बहने लगा। ठीक है, पानी क्या हुआ, इस जगह से बहने लग गया है। जब पानी इस जगह से बहने लग गया है तो इसके ऊपर ये जो सॉइल की एक पूरी लेयर है, ये सॉइल की लेयर क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। मतलब ये सॉइल की लेयर क्या हो गई, बारिश के साथ बह के अलग हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी अपर लेयर जो होती है वो सॉइल की रिमूव हो जाती है। इसमें शीट, जैसे चद्दर होता है ना, फॉर एग्जांपल ये पेपर। ठीक है, जब ये सॉइल के ऊपर है, ये पूरा का पूरा पेपर अगर यहां से ये रिमूव हो गया तो ये पूरी शीट यहां से रिमूव हो गई। तो ये क्या कहला रहा है आपका, परत क्षरण या फिर शीट इरोजन कहलाता है। डन। तीसरा टाइप इसके अंदर आ जाता है आपका रिल इरोजन। ये बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखें कि आपकी पूरी की पूरी शीट यहाँ से हट गई है तो आपको ये विजिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, कि एक ब्लैंक पेपर है, कॉपियां हैं एक पूरी, आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि आपके पास एक पूरी ब्लैंक कॉपी है। उस ब्लैंक कॉपी में से अगर आप एक पेज को फाड़ दें तो क्या आपको पता चलेगा कि आपने है ना इसमें से एक पेज कम हुआ है, नहीं पता चलेगा। तो ये कुछ इसी तरीके से होता है कि जब पूरी की पूरी शीट यहां से गायब हो गई है तो यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट। तो ये क्या है, नॉट विजिबल।
ये क्या है, आंखों से विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो है आपका रिल इरोजन। इसको हिंदी में भी रिल ही बोलते हैं, रिल क्षरण। रिल क्षरण क्या होता है, रिल इरोजन क्या होता है कि जब बारिश वगैरह होती है तो क्या होता है, सपोज ये आपका फील्ड है, ठीक है, जहां गांव में आप देखना बारिश खत्म होने के बाद मिट्टी के अंदर क्या होता है आपके, ये ऐसी हल्की हल्की इस तरीके से दरारें पड़ जाती है, ठीक है, क्रैक्स बन जाते हैं सॉइल के अंदर, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट क्रैक्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्लोइंग के थ्रू सही कर सकते हैं। ये आपके क्या है, गुड़ाई के द्वारा वापस से सही किया जा सकता है। ओके, तो ये आपके इस तरीके का जो फॉर्म कहलाता है वो आपके कहलाता है रिल इरोजन, और इसी का एक ब्रॉड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं गुली इरोजन। गुली, और हिंदी में भी इसको गुली ही बोलते हैं, गुली इरोजन या अवनलिका, हिंदी में इसको बोलते हैं अवनलिका, अवनलिका क्षरण। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो आपके सॉइल है, ये आपके क्या हो रहा है, जैसे आपके पूरा का पूरा पहाड़ टूट जाता है तो ये क्या हुई, यहां से पूरी की पूरी सॉइल बहुत बड़ा एक गड्ढा सा बन गया, खाई जैसी बन गई, ये पूरी सॉइल यहां से रिमूव हो गई है। जैसे आपके पहाड़ गिर जाता है तो पहाड़ गिर जाना मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा आपके ये है ना गली इरोजन हो जाता है, अवनलिका क्षरण। तो ये क्या है, ये इसी का बड़ा रूप है, ये रिल इरोजन का ही मैक्रो फॉर्म है, मेजर फॉर्म है। इसको आप प्लोइंग के द्वारा सही नहीं कर सकते हैं, जुताई के द्वारा सही नहीं किया जा सकता है। समझ में आई बात। तो आपके वाटर इरोजन चार तरीके के हुए। सबसे पहला है बौछार या स्प्लैश इरोजन, जहां क्या हो रहा है, जब वाटर ड्रॉपलेट से सॉइल पार्टिकल अपने जगह से ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसे वाटर इरोजन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन, फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन, ये क्षरण की प्रथम अवस्था है, माइन्यूट। देन आपके परत क्षरण आ जाता है, शीट इरोजन, जहां क्या हो रहा है, सॉइल की पूरी लेयर ही वहां से गायब हो जाती है, इस वजह से ये क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर्म, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल तो अपर लेयर में होती है, तो ये पूरी की पूरी लेयर ही गायब हो जाती है। सो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर्म एंड इट इज नॉट विजिबल बाय द आईज। देन आपके रिल इरोजन, जहां क्या हो रहा है, बारिश की वजह से जब छोटे छोटे बारीक माइन्यूट क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें, हल्की हल्की दरारें पड़ जाती हैं, विच कैन बी रेक्टिफाइड, विच कैन बी रिमूव्ड बाय दी प्लोइंग, जिसे हम क्या कर रहे हैं, जुताई के द्वारा सही किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं रिल इरोजन। एंड फाइनल वन इज गली इरोजन, जहां क्या हो रहा है, ये रिल इरोजन का ही ब्रॉड फॉर्म होता है, वेयर दी क्रैक्स बिकम ब्रॉडन, बहुत चौड़े चौड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी नाली, नालों जैसा ये है ना बन जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं गुली इरोजन। डन। तो ये आपके चार तरीके के वाटर इरोजन इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। देन आपके आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, थोड़ा सा हम लोगों को आज इसमें स्पीड रखनी होगी। नेक्स्ट है हम लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो जो सॉइल साइंस के वीडियो शुरू से देख रहे हैं उन्हें चीजें समझ में आएगी, मैं बार बार डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है आपके जलवायु, और यू कैन से क्लाइमेट। ठीक है, एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो रेनफॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इरोजन, रेट ऑफ इरोजन, क्योंकि वाटर इरोजन है तो जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा है वहां पे रेट ऑफ इरोजन भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब जहां वर्षा अधिक होती है वहां पे जल द्वारा क्षरण की दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। सेकंड हम लोग इसके अंदर बात करते हैं आपके टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, और अगेन आपके इसको हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति,
स्थलाकृति, ठीक है। टोपोग्राफी, अगेन अगर आपके स्लोपी फील्ड है, मतलब अगर आपकी ढालू जमीन है, तो आपके क्या होगा, इरोजन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जब आपके ये स्लोप है तो अब आपके पानी जब यहाँ से बह के आएगा तो इजीली क्या कर रहा है, सॉइल को अपने साथ बहाकर अलग कर देगा, तो आपके रेट ऑफ इरोजन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इरोजन। थर्ड वन इज आपके थर्ड आ जाता है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि मृदा के गुण, ठीक है। अब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने सॉइल जो थी, सॉइल आपकी अगेन हम लोग बात करें, एक हो गई सैंडी, ठीक है, एक हो गई आपके सिल्ट और एक हो गई आपके क्ले, ठीक है। आपकी क्या हुई, बालू, बलुई मिट्टी, देन सिल्ट, और ये हो गई आपकी मृत्तिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड जो होता है बहुत कम होता है, जबकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो जिसका बॉन्ड, जिसके बीच के अंदर ये चिकनी आपस में एक दूसरे को बहुत टाइटली जोड़ के रखे हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है, बारिश के द्वारा आसानी से नहीं बहती है, जबकि ये जो होगी, जहां सैंडी सॉइल होगी, वो क्या होगी, बारिश के द्वारा आसानी से बह जाएगी। समझ में आई बात। देखिए सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, मृदा गुण हम कैसे ले रहे हैं कि मृदा हमारी हो गई, सॉइल हो गई हमारे बलुई, सिल्ट और मृत्तिका, ठीक है। अब ये चिकनी मिट्टी होती है, मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच में, मृदा कणों के बीच में जो बंध होता है, ये एक दूसरे को बहुत बारीकी से, बहुत टाइटली जोड़ कर रखते हैं, जबकि ये एक दूसरे से ढीले 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 बंधे हुए होते हैं। तो बारिश के द्वारा ये आसानी से बह जाता है। दैट मीन्स इसमें रेट ऑफ इरोजन क्या है, इसमें आपके इरोजन जो होगा वो ज्यादा होगा और इसमें आपके इरोजन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। थर्ड वन हम लोग इसके अंदर चलते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, वेजिटेशन या वनस्पति, ठीक है। ये कोई सॉइल है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जहां पर आपके वेजिटेशन ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, इरोजन कम होता है। क्यों, क्योंकि दो कारण है। एक तो क्या है, ये रूट जो है, ये रूट क्या कर रही है, आपके सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखती है, ठीक है। इसने क्या किया है, सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखा हुआ है, जिससे आपके वो सॉइल जो होगी वो इजीली ना रिमूव नहीं होती है। दूसरा, कई रूट ऐसी होती है जो क्या करती है, एक एक्सुडेट का सिक्रीशन करती है, ठीक है। एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्रवण करती हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सुडेट होता है, ये क्या कर रहा है, सॉइल पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखने में हेल्पफुल होता है। तो जहां आपके वेजिटेशन ज्यादा होगा वहां आपके रेट ऑफ इरोजन क्या होगी, कम हो जाएगी। सो वेजिटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इरोजन। जहां आपके वेजिटेशन ज्यादा है वहां इरोजन की रेट क्या है, कम है। जहां वेजिटेशन कम होगा वहां रेट ऑफ इरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, जो आपके क्या है, पांचवें पे ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी, आजकल, कल हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन के लिए हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम लोग अर्बनाइजेशन के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपके हो गया है, वाटर इरोजन के अंदर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, आजकल कल्टीवेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं।
एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं, फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना, ये सब भी आपके क्या है, इरोजन की रेट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं कंजर्वेशन मेथड्स। कंजर्वेशन मेथड्स, संरक्षण की विधियां। ठीक है, तो इसके संरक्षण की विधियों को हम लोग बांट सकते हैं कितने पार्ट में? एग्रोनॉमिक मेथड, शस्य या एग्रोनॉमिक मेथड, सेकंड हम लोग इसको किस में कर सकते हैं? मैकेनिकल, मतलब कि यांत्रिक, और मैकेनिकल मेथड। तो आपके अब एग्रोनॉमिक मेथड के अंदर हम लोगों का सबसे पहला आ जाता है, हम लोग क्या करें? कॉन्टोर फार्मिंग करें। कॉन्टोर फार्मिंग आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 10th क्लास में कि कॉन्टोर फार्मिंग क्या होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ढाल के ऊपर आप सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं, कॉन्टोर बना देते हैं, तो अब ये कॉन्टोर की वजह से क्या होता है, आपके रेट ऑफ, जब पानी बहकर आएगा तो वो सीधे सीधे सॉइल को बहाकर नहीं ले जाएगा, बल्कि क्या करेगा, इसमें लगातार हिंड्रेंस होने की वजह से रेट ऑफ इरोजन जो होती है वो क्या हो जाएगी, आपके कम हो जाएगी। मतलब हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जैसे ये आपके कॉन्टोर हम कब बोल रहे हैं कि मान लो ये है आपकी ढाल, ठीक है, ये क्या है आपके स्लोप, ठीक है। हमने क्या किया है, जो कल्टीवेशन किया है, हमने कल्टीवेशन अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे रेट ऑफ इरोजन ज्यादा ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां हिली रीजन होते हैं, जहां स्लोप होता है, हम हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कल्टीवेशन करते हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया है, हमने यहां पर कल्टीवेशन किया है, ठीक है। ये तो आपके स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में आप कल्टीवेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टोर फार्मिंग। जिससे क्या होता है, पानी जो होगा, पानी अगर डायरेक्ट बह के आता तो वो आपके रेट ऑफ इरोजन बढ़ा देता, लेकिन यहाँ आपने प्लांटेशन कर रखा है, रूट क्या कर रही है, सॉइल को बाइंड करने का काम कर रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इरोजन आपके कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर हम लोग लेते हैं कॉन्टोर फार्मिंग के बाद टिलेज। टिलेज आपके 3 तरीके का होता है, ठीक है, अभी 12th वाले तो अब पढ़ेंगे। टिलेज आपके 3 तरीके का होता है, एक होता है आपके जीरो टिलेज, एक होता है आपके मिनिमम टिलेज, और एक होता है आपके कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है। मतलब एक होता है आपके शून्य परिष्करण, टिलेज को हिंदी में बोलते हैं भू परिष्करण, भू परिष्करण। तो एक होता है आपके शून्य, एक होता है आपके न्यूनतम, न्यूनतम, और एक होता है आपके कन्वेंशनल, मतलब पारंपरिक। तो पारंपरिक में हम लोग क्या करते हैं, जब किसान एक खेत के अंदर, गांव में आप देखिए, किसान जब ये परिष्करण करता है, टिलेज करता है, प्लोइंग करता है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रैक्टर को एक पर्टिकुलर खेत के अंदर, जैसे ट्रैक्टर वो चला रहा है या हल से कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक बार ट्रैक्टर इधर पूरा घूमेगा, दूसरी बार इधर पूरा घूमेगा, तो ये मतलब डीप प्लोइंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डीप टिलेज हो रहा है, डीप प्लोइंग हो रही है, भू परिष्करण बहुत गहराई से हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, सॉइल पार्टिकल लूज हो गए, लूज हो गए, तो अब वो क्या होगा, इजीली आपके क्या हो जाएगा, रिलीज हो सकता है, रिमूव हो सकता है, वहां से ट्रांसफर हो सकता है। तो हमें क्या है, टिलेज किस तरीके का अपनाना चाहिए, तो हमें टिलेज जनरली न्यूनतम टिलेज या फिर
ये वाला टिलेज अपनाना चाहिए, ये नहीं अपनाना चाहिए टू प्रिवेंट दी इरोजन। कंजर्वेशन मेथड में हम टिलेज कौन सा यूज करेंगे, मिनिमम या जीरो। जीरो में हम किसी तरीके का टिलेज नहीं करते हैं, हमने क्या किया वहां पे डिबलिंग मेथड से सोइंग करते हैं, जबकि मिनिमम टिलेज के अंदर हम सिर्फ एक बार उसको बहुत हल्की हल्की थोड़ी सी सॉइल को अप डाउन कर देते हैं, दैट्स इट। कन्वेंशनल में हम 2 से 3 बार करते हैं, डीप फ्लोइंग हो जाती है जिससे सॉइल पार्टिकल रिलीज हो जाते, बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं और इसी कारण से वो आपके रिमूव हो सकते हैं। तो हम कंजर्वेशन के लिए हम क्या करें, इसको यूज ना करके हम इन 2 मेथड को यूज करें। तो दिस इज योर, ये आपके हो जाता है कंजर्वेशन के अंदर टिलेज थ्रू मिनिमम और जीरो टिलेज। नेक्स्ट हमारे तीसरा इसके अंदर आता है थर्ड मेथड, इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं पलवार, पलवार या फिर मल्च। ठीक है, अब मल्च क्या होती है, तो उसे आप देखिए कि सपोज ये है आपके सॉइल लेयर, ठीक है, हमने क्या किया है, यहां पे हमारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया है, इस सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर से प्रिवेंट करने के लिए हमने जो पुराने क्रॉप रेजिड्यूज हैं, आपने क्या किया, जो ओल्ड क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं, उस ओल्ड क्रॉप के रेजिड्यूज को आपने इस सॉइल पर बिछा दिया है। ये क्या है आपके ओल्ड क्रॉप रेजिड्यूज, आपके ये क्या, फसल के अवशेष, पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं वो आपने क्या किया, हार्वेस्ट करने के बाद जो बचे हुए रूखड़े जिसे हम बोलते हैं, वो जो होते हैं उसको आपने क्या किया, यहाँ पर बिछा दिया है। तो धीरे धीरे अब क्या होगा, जब बारिश हुई तो वो क्या है, डायरेक्ट सॉइल के टच में नहीं आ रही है, वो किसके टच में आ रही है, रेजिड्यूज के टच में आ रही है, अवशेष के टच में आ रही है, जिससे आपकी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन जो होगा वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर है। तो हम पलवार में क्या करें, पलवार आपके क्या करता है, सॉइल इरोजन को कम कर देता है। ठीक है, ये आपके चाहे आप ओल्ड क्रॉप रेजिड्यूज का यूज करो, प्लास्टिक की पॉलिथीन मार्केट में आती है उनका भी यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्चिंग होती है जिसकी डिटेल आपके आगे के चैप्टर्स में आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण। क्रॉप रोटेशन क्या कर रहा है कि देखिए, इरोजन, अगर आपकी सॉइल नॉन फर्टाइल है, अगर आपकी सॉइल के अंदर फर्टिलिटी उर्वरता कम है तो उसमें रेट ऑफ इरोजन हमेशा ज्यादा होगी, याद रखें। जहां आपकी उर्वरता कम होती है वहां रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होती है। तो क्रॉप रोटेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम फर्टिलिटी को मैनेज कर रहे हैं। आप अगर एक ही फील्ड के अंदर आप सालों साल एक ही तरीके की क्रॉप लगाते जाएंगे तो आपकी फर्टिलिटी है ना कम हो जाती है। तो हम क्रॉप रोटेशन के थ्रू फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इरोजन को भी कम कर देते हैं। क्लियर है। तो ये आपके कुछ होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं वो होता है आपके, आप लोगों को आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वां पॉइंट, ग्रास रिलेटेड मेजर्स। ग्रास रिलेटेड, घास संबंधी उपाय। हम क्या करें, जो खाली जमीन, जो पड़ती जमीन पड़ी रहती है, पड़ती मतलब खाली जमीन जो होती है जहां किसी तरीके की कोई कल्टीवेशन आप नहीं कर रहे हो, वहां पे आप क्या करो, घास उगा दो। घास, एग्जाम्पल नेपियर ग्रास, ठीक है, नेपियर घास उगा दो आप, दूब घास उगा दो, ठीक है, गार्डन लॉन उगा दो। तो ये क्या कर रही है, ये आपके सॉइल इरोजन की रेट को कम कर देती है। और इसके अंदर आप और कौन कौन सी, पैनिक ग्रास एक होती है, अंजन ग्रास होती है, ठीक है, अंजन। तो ये कुछ ग्रास के एग्जांपल है जो आप ध्यान रखें कि आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाली पड़ी जमीन पे आप अगर घास उगा देंगे तो आपके क्या होगा, सॉइल, जो नेकेड सॉइल होती है वहां रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होती है, आपने उसको नेकेड नहीं छोड़ा है, आपने वहां घास उगा दी है जिससे आपके रेट ऑफ इरोजन कम हो जाए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कुछ एग्रोनॉमिक रिलेटेड मेजर्स। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं मैकेनिकल मेथड्स पे। मैकेनिकल मेथड के अंदर आपके सबसे पहले आ जाता है थाला मेकिंग। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, थाला निर्माण।
थाला मेकिंग में आप क्या कर रहे हैं कि सपोज ये आपके क्या है, स्लोपी फील्ड है। स्लोपी फील्ड पे आप क्या कर रहे हैं, है ना, पैरेलली बड़े बड़े थालाज बना देते हैं, मतलब चौड़े रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के आप बड़े बड़े इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से आपने थालाज फॉर्मेशन कर दिया है। जैसे ये इतना है तो ये आप पैरेलली आप थालाज फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे क्या हो रही है, वाटर आपके इनके अंदर आके पहले इकट्ठा होता है, उसके बाद वो आगे, है ना, फ्लो डाउन होता है। तो इससे आपके रेट ऑफ इरोजन जो होती है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली जब वाटर आपके यहाँ पे बहकर आ रहा है, जब वाटर आपके यहाँ पर बहकर आ रहा है तो वो क्या होगा, सबसे पहले इस वाले थाला में फिल होगा, ठीक है, इसके अंदर फिल होगा, फिर वो इधर से जाएगा, फिर वो इसके अंदर जाएगा। तो आपकी क्या हुई, रेट ऑफ फ्लो जो है, स्पीड जो है पानी के बहने की, वो क्या होगी, कम हो गई। और अगर आपके रेट ऑफ फ्लो कम हो गया तो आपके इरोजन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप पहला इसके अंदर थाला मेकिंग कर सकते हैं। सेकंड आप क्या करें, डीप फ्लोइंग फॉर सबसॉइल। आप जो अधोभूमि होती है, अधोभूमि की गहरी जुताई करें, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगेन आपके देखिए ये है आपके सॉइल, ठीक है, ये है सॉइल की अपर लेयर। आपने यहाँ डीप फ्लोइंग जब आपने इस जगह पे कर दी है, आपने गहरी जुताई कर दी, तो अब आपके जो वाटर यहाँ पर इकट्ठा होगा, वो वाटर क्या है, बहकर नहीं जाएगा। ये वाटर बहकर नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, वो सॉइल के अंदर अंदर की ओर बैठेगा। जब वो सॉइल के अंदर की ओर बैठेगा तो आपके क्या हो रहा है, पानी तो क्या कर रहा है, बहा कर ले जाता है ना मिट्टी को, आपने इसका बहने को रोक दिया है, बल्कि सॉइल क्या हो रहा है, अंदर की ओर, नीचे की ओर बैठ रहा है, जिससे आपके क्या हुई, रेट ऑफ इरोजन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड देन टेरेस बनाना, टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेत बनाना, ये कुछ आपके मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए यूज में लेते हैं। सो आपके हमने वाटर इरोजन की बात की है। वाटर इरोजन आपके क्या हो रहा है, चार तरीके का होता है, ठीक है। बौछार क्षरण, स्प्लैश इरोजन। नेक्स्ट आपने पढ़ा है इसके अंदर शीट इरोजन, परत क्षरण, रिल इरोजन और अवनलिका क्षरण। चौथा है आपके अवनलिका क्षरण और गली इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे कि अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो आपके रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होगा, वेजिटेशन अगर बिल्कुल भी नहीं है तो रेट ऑफ इरोजन आपके बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर और पढ़ा था कि अगर टोपोग्राफी आपके स्लोपी फील्ड है तो रेट ऑफ इरोजन आपके ज्यादा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपने पढ़ा था, अगर आपके सिल्ट क्ले सॉइल है तो रेट ऑफ इरोजन कम होगा, जबकि सैंडी सॉइल है तो रेट ऑफ इरोजन आपके बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर हमने कंजर्वेशन मेथड्स देखे, तो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है एग्रोनॉमिक, एक होता है मैकेनिकल। एग्रोनॉमिक में आपके समुच्चय खेती, मतलब कॉन्टोर फार्मिंग, टिलेज जिसमें हम शून्य या मिनिमम टिलेज को प्रेफर कर रहे हैं, मल्चिंग जहां क्या हो रहा है, रेनफॉल के सॉइल से डायरेक्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। देन क्रॉप रोटेशन जो आपके फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो सॉइल इरोजन अपने आप कम हो जाता है। देन आपके इसके अंदर आ जाता है ग्रास रिलेटेड मेजर, आप नेकेड सॉइल जो होती है वहां पर आप अलग अलग तरह की घास उगा दे तो आपके रेट ऑफ इरोजन क्या होगा, कम हो जाएगा। मैकेनिकल मेथड में आपने थाला मेकिंग और डीप फ्लोइंग ऑफ सबसॉइल के बारे में बात की है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर इरोजन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एयर इरोजन। तो एयर इरोजन क्या होता है, देखिए सेम चीज है, जब हवा के द्वारा सॉइल पार्टिकल अपनी जगह से डिस्टर्ब होकर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेट एयर इरोजन। जब वायु के द्वारा मृदा के कण अपनी जगह से हटकर दूसरी ओर चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एयर इरोजन, वायु क्षरण, ठीक है। अब वायु क्षरण डेफिनेशन हो गई। ये भी आपके कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला है इसके अंदर आपके उच्छलन, सॉरी ये तीन प्रकार का होता है। उच्छलन, उच्छलन का मतलब हो गया आपके सॉल्टेशन,
नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है सस्पेंशन, निलंबन, और थर्ड इसके अंदर आ जाता है हमारे सतह सर्पण, सरफेस क्रीप। तो देखिए ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सॉल्टेशन, ये इनको हम किस आधार पे एयर जो एयर इरोजन है इसको हम किस आधार पे बांट रहे हैं, इसको हम बांट रहे हैं बांटते हैं हमारे सॉइल पार्टिकल के साइज के आधार पे। अगर सॉइल पार्टिकल का आकार 0.1 से 0.5 mm है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है आपके इसके अंदर सॉल्टेशन के अंदर आ जाता है। सस्पेंशन के अंदर आपके क्या हो जाता है, लेस देन 0.1 mm, और यहां पर आपके क्या है, मोर देन 0.5 mm। ठीक, तो हम अब नीचे से शुरू करते हैं। ये आपके देखिए 0.5 mm से ज्यादा है, इन सब में सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये वाले सॉइल पार्टिकल आपके क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है। हैवी होने की वजह से ये क्या होते हैं, जैसे ये सॉइल पार्टिकल है तो एयर के थ्रू ये बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, और ये क्या हुए इस तरीके से क्रीपिंग, जैसे बॉल को आप लेते हैं, बॉल को जमीन पे यूं लुढ़का देते हैं तो वो क्या होती है, लुढ़कती लुढ़कती दूसरी जगह चली जाती है। तो ये सॉइल पार्टिकल भी क्या हो रहे हैं, इस तरीके से लुढ़कते लुढ़कते क्रीपिंग मूवमेंट, रेंगते हुए तो अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सरफेस क्रीप, ठीक है। जबकि सस्पेंशन लेस देन 0.1 mm इसका साइज होता है, तो ये क्या होते हैं, हवा के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व, लटके हुए। निलंबन का मतलब होता है लटके हुए, सस्पेंशन जो ना तो पूरी तरह सेटल डाउन है, ना पूरी तरह उसको एटमॉस्फेयर को पार कर गया, बल्कि क्या है, हवा के अंदर ही वो घूम रहे हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, 0.1 mm सबसे कम साइज के होते हैं, उससे भी 0.1 mm से भी कम साइज के होते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, हवा के अंदर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं। मतलब ये क्या होता है, आपके हजारों किलोमीटर हवा के अंदर घुल के ये हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस तरीके का इरोजन आपके बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, जबकि ये आपके बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। अब ये आपके क्या है, मीडियम साइज का है, 0.1 से 0.5 mm। तो ये क्या होते हैं, जैसे ये आपके सॉइल पार्टिकल है, तो ये क्या होता है, कुछ दूरी तक ऊपर चलते हैं, जंपिंग मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। कुछ दूरी तक ये ऊपर इसने मूवमेंट किया, उसके बाद ये क्या हुआ, वापस से नीचे आ गया यहाँ पे। फिर से क्या हुआ, कुछ दूरी तक ऊपर इसने मूवमेंट किया, देन वापस ये नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर होता जाता है, जंपिंग मूवमेंट करते हुए ये ट्रांसफर होता है, ये सरफेस क्रीप करते हुए ट्रांसफर होता है, ये हवा के अंदर ही घूम ना दौड़ता उड़ता रहता है, और हवा के द्वारा ही ये बहुत दूर तक ट्रांसफर हो जाता है। 3 तरीके के होते हैं, क्लियर है। अगेन सॉल्टेशन को हम कह सकते हैं जंपिंग मूवमेंट करते हुए ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल ना तो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, ना बहुत ज्यादा भारी है। तो ये क्या है, कुछ डिस्टेंस तक ऊपर ये अप करते हैं, देन ये वापस नीचे आ जाते हैं, फिर अप करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। निलंबन सस्पेंशन लेस देन 0.1 mm होता है, बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये ट्रांसफर हो सकते हैं। देन सतह सर्पण सरफेस क्रीप सबसे हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से ये क्या है, लुढ़कते हुए ट्रांसफर होते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट करते हुए ये ट्रांसफर होते हैं। अब इसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इरोजन की रेट जो होती है वो सबसे ज्यादा इसमें होती है, 50 से 75% जो आपके इरोजन है वो इसी के द्वारा होता है। तो ये सब सॉल्टेशन टाइप जो है इट इज मोस्ट डेंजरस, याद रखें, सबसे ज्यादा इरोजन इससे हो रहा है, सबसे लंबी दूरी का इरोजन इससे हो रहा है। कंपटीशन एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे ज्यादा इरोजन इससे होता है और सबसे लंबी दूरी का इरोजन इससे होता है, क्लियर है। तो ये आपके 3 तरीके के आपके एयर इरोजन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक।
तो इसमें आपके सबसे पहला इसके अंदर वही जलवायु। जलवायु में अब क्या हो रहा है कि जहां आपके टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है तो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर भी ह्यूमिडिटी होती है, जिससे आपके एयर इरोजन तो नहीं होगा। तो एयर इरोजन कहाँ ज्यादा होगा, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके टेम्परेचर ज्यादा है तो आपके ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इरोजन, तो आपके रेट ऑफ इरोजन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं जलवायु के बाद वही सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, मृदा के गुण। हमने अभी बात की थी सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, एक हो गई आपके सैंडी सॉइल, एक हो गई आपके सिल्ट, एक हो गई आपके क्ले। ठीक है, अगेन आप रेगिस्तानी एरिया में जाओ, रेगिस्तानी एरिया में आपकी कौन सी सॉइल है, सैंडी। तो रेट ऑफ इरोजन किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। दैट मींस कि इसमें रेट ऑफ इरोजन बहुत ज्यादा है, इसमें कम है और इसमें सबसे कम है। क्लियर है, इसमें आपके क्या हो रहा है, रेट ऑफ इरोजन सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा है, सिल्ट में कम है और क्ले में सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, इसमें मीडियम है, इसमें बिल्कुल ही नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखने का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं वेजिटेशन, वनस्पति। अगेन जहां पर प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहां पे क्या है, हवा, जो प्लांट्स हैं कि मान लो ये आपके एक एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, तो अब क्या होगा, जब यहाँ से आपके मान लो कोई एयर आ रही है तो वो एयर क्या होगी, सबसे पहले इस प्लांट से टकरा रही है, तो क्या होगी, इस एयर की स्पीड जो है वो स्पीड क्या होगी, ब्रेक हो गई है, इसकी जो गति होगी वायु की वो टूट जाती है, इस वजह से आपके रेट ऑफ इरोजन भी कम हो जाती है। और रूट्स का रोल तो है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एयर की स्पीड को कम कर देते हैं। रूट तो सॉइल को बाइंड करके रख ही रही है, बट प्लांट्स की जो हाइट है वो हाइट भी क्या करती है, एयर की स्पीड को ब्रेक डाउन कर देती है, वायु की गति को तोड़ देती है, जिस वजह से आपके क्या होता है, रेट ऑफ इरोजन यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसके अंदर है। देन आपके टोपोग्राफी, स्थलाकृति, वही अगर आपके ये है और एक ये है तो आपके क्या होगा, यहाँ से एयर ज्यादा आसानी से, सॉइल आसानी से नीचे आएगी, प्लेन के अंदर कम आती है, तो आपके जो स्लोपी फील्ड में रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होता है, प्लेन फील्ड में रेट ऑफ इरोजन कम होता है। यहाँ पे आपके रेट ऑफ इरोजन ज्यादा है, यहाँ पे आपके रेट ऑफ इरोजन कम होता है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं इसके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। इसको प्रिवेंट करने के 3 मेजर प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला तो क्या है, जहां आपके हवा ज्यादा चलती हो वहां की सॉइल को आप क्या कर दो, मॉइस्ट सॉइल। एक वर्ड में मैं बोलूं तो मॉइस्ट सॉइल। आप क्या कर दो, सॉइल के अंदर नमी। आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर, गांव के अंदर क्या करते हैं, घर के बाहर हम लोग पानी छिड़कते हैं। क्यों, ताकि आपकी क्या, मिट्टी उड़ना बंद हो जाए। तो आप क्या करें, सॉइल को मॉइस्ट कर दें। ठीक है, देन आप क्या करें, प्लांटेशन करें, मतलब वनस्पति लगाएं, या इसको मैं इस तरीके से बोलूं कि आप क्या करें, वायु की गति को कम कर दें। वायु की गति को आप क्या कर दें, कम कर दें। दूसरा आपके हो गया, और तीसरा आप क्या करें, इंक्रीज पार्टिकल साइज।
ठीक है, आप क्या करें, मृदा कण का आकार जो होता है वो क्या है, बढ़ा दें। क्योंकि अगर आपने मृदा कण का आकार बढ़ा दिया 0.5 mm से ज्यादा कर दिया, तो अब आपके अगर इरोजन होता भी है तो कौन से मेथड से होगा, सरफेस क्रीप, सतह सर्पण से। और सरफेस क्रीप में आपके सॉइल ज्यादा दूर, लंबी दूरी तक इरोजन ना ट्रांसफर ही नहीं हो रही है। तो आप क्या करें, सॉइल पार्टिकल का साइज आप बढ़ा दें, मृदा कणों का आकार अगर आप बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इरोजन कम हो जाएगा। अगर आप एयर की स्पीड को कम कर देते हैं तो आपके वायु गति को कम कर देते हैं तो आपके रेट ऑफ इरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आप सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को बढ़ा देते हैं, नमी बढ़ा देते हैं, तो आपके रेट ऑफ इरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके, अब इन तीन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए मेथड्स कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे कंजर्वेशन मेथड्स की। ठीक है, मेथड्स, संरक्षण के सिद्धांत, संरक्षण के उपाय। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपके वही सस्य संबंधी, मतलब एग्रोनॉमिक, एग्रोनॉमिक। दूसरा इसके अंदर आप ले सकते हैं वायुरोधी पट्टियां, विंड रेजिस्टेंट स्ट्रिप्स। और तीसरा इसके अंदर आप क्या करें, तो इसके अंदर आप कर दें प्लांटेशन या ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो आप एग्रोनॉमिक मेथड में आप क्या करें, पहला आप ऑर्गेनिक मैटर मतलब जीवांश खाद का आप उपयोग करें, जीवांश खाद का आप क्या करें, उपयोग करें। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है सॉइल के पार्टिकल्स को क्या करती है, बाइंड करके रखती है। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस क्या है, एक तरीके का कोलाइडी सस्पेंशन है, चिपचिपा होता है, जो क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखने का काम करता है। तो अगर आप सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश खाद का, देशी खाद का उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है, आपके रेट ऑफ इरोजन, एयर इरोजन को कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर वही पलवार लगा दें, मल्च। अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं, मल्चिंग अभी आप लोग अगर भूले नहीं हो तो मैं बता दूं, मल्चिंग क्या है, सॉइल के ऊपर आपने क्या किया है, जो क्रॉप रेजिड्यूज की आपने एक परत बिछा रखी है। तो क्या होगा, हवा जब चल के आ रही है तो हवा क्या है, डायरेक्ट आपकी सॉइल को नहीं उड़ा रही है, पहले आपकी क्या है, ये मल्चिंग के टच है ना, कांटेक्ट में आ रही है। तो आपके क्या करता है, मल्च जो होता है वो भी आपके इरोजन को कम कर देता है। नेक्स्ट भू परिष्करण, टिलेज। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, टिलेज तीन तरीके का हम लोग बात कर रहे हैं, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, कन्वेंशनल मतलब शून्य, न्यूनतम, और आपके पारंपरिक टिलेज। ठीक है, पारंपरिक में हम गहरी जुताई कर रहे हैं, बहुत है ना, 2 से 3 बार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपके हवा के द्वारा वो सॉइल पार्टिकल आसानी से उड़ के जा सकते हैं। जबकि शून्य में आप टिलेज कर ही नहीं रहे हो, आपकी मृदा जैसी की जैसी थी, आपने बिल्कुल वैसी की वैसी आपकी मृदा है, और आपने क्या किया, वहां डिबलिंग मेथड से आपने खेती कर रहे हैं, तो आपके है ना सॉइल पार्टिकल उस जगह से ट्रांसफर नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, चौथा जो होता है वो है आपके फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अभी हमने बोला, क्रॉप रोटेशन क्या कर रहा है, फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहा है, और जो सॉइल फर्टाइल होगी, जो सॉइल उर्वरक होगी, वहां रेट ऑफ इरोजन आपके कम हो जाता है। ठीक है, और पांचवा है आप क्या करें, चराई नियंत्रण, प्रिवेंट ग्रेजिंग। मतलब जो एनिमल्स होते हैं
हम लोग क्या करते हैं जनरली कि गाय वगैरह को, जानवरों को हम ऐसे ही चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या है यहाँ वहाँ कहीं भी जाके वो उसको चढ़ते, वहाँ की जो क्रॉप है, वहाँ की जो प्लांटेशन है, उस प्लांटेशन को वो खा जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरी बात क्या है, उनके जो जब वो चलते हैं, इरोजन उनके खुरों से भी एयर सॉइल इरोड हो रही है। तो इस वजह से क्या है कि वो हर कहीं पे अनियंत्रित रूप से घूमते रहते हैं, तो उससे आपके रेट ऑफ इरोजन बढ़ जाता है। तो हम क्या करें, हम इसके लिए चराना तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम एक लोकेशन, हम एक एरिया को स्पेसिफाई कर दें, एक जगह बना दें कि इस एरिया के अंदर पशुओं को हम चरने के लिए छोड़ सकते हैं। जनरली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो कबीलाई लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल है, वो यही मेथड अपनाते हैं। तो जब उनके सोइंग सीजन होता है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को फिक्स कर देते हैं और वहां पे ही वो उनको पशुओं को चराते हैं। हर कहीं पे नहीं चरा सकते। अगर हर कहीं पे चराएंगे तो उनके ऊपर कानूनन जुर्माना होता है गांव की तरफ से, जो गांव का मुखिया होता है वो। तो इस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विंड रेजिस्टेंट ट्री। विंड रेजिस्टेंट ट्री, अभी हमने प्रिंसिपल के अंदर बात की थी कि हम क्या करें, वायु की, एयर की स्पीड को कम कर दें। एयर की स्पीड को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो देखिए सपोज ये आपका फील्ड है, ठीक है। अगर मान लो आपके एयर इस डायरेक्शन से आ रही है, तो हम क्या करें, हर एक ट्रायंगल पे 3-3 स्ट्रिप्स प्लांट्स की लगा दें, ठीक है। हमने क्या किया है, 3-3 स्ट्रिप्स प्लांट की लगा रखी हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप्स हम इस तरीके से लगाते हैं कि सबसे आपके जो ये 1 2 3, ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये तीनों स्ट्रिप जो हैं ये आपके क्या हो, डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न की हो, ठीक है ना। डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न इन द सेंस कि आपके सबसे पहले क्या हो, सबसे आगे की तरफ आपके स्मॉल हाइट के हों, कम ऊंचाई के, देन ये आपके मीडियम हाइट के हों, और ये आपके लार्ज हाइट के हों, ठीक है। तो अब क्या हुई कि आपने 3 इस तरीके से आपने लगा दिया है, ये इस तरीके से आपने 3 प्लांटेशन इस तरीके से कर रखा है, ठीक है ना। ये जब आपके हवा बहकर आएगी तो वो सबसे पहले इससे टकराई, इससे टकराने के बाद इससे टकराई, फिर इससे टकराई, तो 3 अलग अलग स्टेप पे वो क्या हो रही है, उसकी स्पीड जो हो रही है वो प्रिवेंट हो रही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वायुरोधी पट्टियां लगा के, और बीच में आप यहां पर आप अपनी खेती कर लो, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर एयर इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड देन प्लांटेशन सीधी बात है, अगर आपके नेकेड सॉइल है, खाली जमीन है, पड़ती भूमि है, तो वहां रेट ऑफ इरोजन ज्यादा होगा, तो आप क्या करें, प्लांटेशन लगाएं। प्लांटेशन जैसे आपके राजस्थान में देखो, रेगिस्तान में टीले होते हैं बड़े बड़े, है ना, वहां पे आप क्या करें, जो रेगिस्तानी घास है, जैसे बबूल हुआ, ये जो आपके ड्राई होती है, विलायती बबूल, खेजड़ी, शीशम, इस तरीके का प्लांटेशन आप वहां पर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके रेट ऑफ इरोजन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे छूट गए थे, एक है आपके वाटर इरोजन और एक है आपके एयर इरोजन, ठीक है। वाटर इरोजन और एयर इरोजन, है ना, जल क्षरण और वायु क्षरण। वाटर इरोजन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर इरोजन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल है, जबकि एयर इरोजन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। ओके, तो ये आपके इसी के साथ आपके सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक बार यहाँ वीडियो से चीज़ों को समझें, बुक से आप उसे पढ़ें, और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपके ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग अस।